आया, क्योंकि आप जिन्हें चाहते हैं उनका ख़्याल हमेशा आपके ज़हन में आता है और हर बात में बस आप उन्हीं को याद करते हैं। लिहाजा मैंने परेशान होकर ज़ोया की तरफ देखा। क्या बात है? क्या बुरी खबर है? खुदा खैर करे। तो वो बोली, आपको पता है आयशा की मंगनी हो चुकी है। तो मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई है। क्या बकवास कर रही हो? मैंने दहश में आकर कहा। वो तो एकदम बौखला गई। सच कह रही हूँ भाई, आज ही आयशा ने बताया है। उसके मंगेतर ने उसके बाहर से घड़ी भेजी है। मुझे खुशी-खुशी वो दिखा रही थी। तो ज़ोया की बात सुनकर मैं एकदम गुस्से से उठ खड़ा हो गया। तो वो मेरी तरफ परेशानी की तरफ देखने लगी। कब हुई उसकी मंगनी? तुमने पूछा क्या? या आज भी अधूरी बात सुनकर आ गई हो? मैंने गुस्से से उससे बोला। उसने खुद ही मुझे बता दिया कि उसकी मंगनी को तकरीबन 5 साल हो गए हैं। उसका मंगेतर बाहर होता है, हर साल आने का कहता है, लेकिन आता नहीं है। मगर इस बार वो आ रहा है। तो उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी। मेरी किस्मत तो ख़राब ही थी। मैं जिसे भी चाहने लगता, उसकी कहीं न कहीं शादी हो जाती थी। पहले मुझे अपनी खाला की बेटी पसंद आई। मैं उसे दिल जान से चाहने लगा था, लेकिन खाला ने उसकी मंगनी बहुत ही अमीर आदमी से करवा दी थी। अब वो बहुत बड़ी गाड़ी में और बहुत बड़े महल में रहती है। कभी-कभी सोचता हूँ कि ठीक ही किया खाला ने, भला मैं उनकी बेटी को दे ही क्या सकता था। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूँ, जो आयशा पर धड़क रहा था। ज़ाहिर है उसके भी बहुत अच्छे-अच्छे ख्वाब होंगे, लेकिन मुझे सब्र नहीं आ रहा था। मैं उसे हासिल करने की तरकीब लड़ाने लगा और एक दिन वो हुआ जिसका मुझे बिल्कुल भी उम्मीद ना थी। हमारी फैमिली में फौतगी हो गई थी और मेरी अम्मी-अब्बू और ज़ोया रात को ही चले गए थे। क्योंकि फौतगी दूसरे शहर में थी, तो इसलिए उनकी कम से कम एक रात तो लग ही जानी थी। ऐसे में अब्बू ने मुझे कहा, तुम घर पर ही रहो। घर को अकेला भी नहीं छोड़ा जा सकता, तो मैं घर पर ही रुक गया। लेकिन अब मुझे घर खाने को आ रहा था। बाहर शहर में भी जाने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि जब से मुझे आयशा की मंगनी का पता चला, मेरा दिल बुझ सा गया था। कोई तरकीब भी नहीं सूझ रही थी कि जिसको लड़ाकर मैं आयशा को हासिल कर सकूं। कि मैं इतना दिलकश था कि मैं कमरा बंद करके कमरे में बैठ गया कि अचानक लाउंज में कमरे पर दस्तक हुई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर दस्तक की। मैंने फ़ौरन उठा और कमरा खोला, दरवाज़ा खोला। आयशा बोली, ज़ोया कहाँ है? उसके साथ मैंने बाज़ार जाना है। तो मैंने कहा, वो तो रात से ही फौतगी पे गई है। तो वो एकदम मेरी सुर्ख आँखों को देखकर बोली, आपकी तबीयत ठीक है? तो मैंने कहा, हाँ मेरे सर में दर्द है। मेरे पास मेडिसिन पड़ी है, कहो तो ला दूँ? मैंने कहा, नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाय की बहुत तलब हो रही है। क्या तुम एक कप चाय मेरे लिए बना सकती हो? तो उसने आहिस्ते से कहा, मैं अभी बना कर लाती हूँ। तो मैंने कहा, नहीं, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, खामखा तकलीफ़ होगी, यही हमारे किचन में ही बना लोगे। तो वो झिझकते हुए अंदर आ गए और मेरे पास से गुजर कर किचन के पास जाने लगी। तो अचानक मेरे ज़हन में एक बुरा सा ख्याल आया कि अगर मैं किसी तरह आयशा को हासिल कर लूँ, तो वो कभी भी अपने मंगेतर की नहीं हो पाएगी। ये ख़्याल इस कदर ताकतवर था कि उसने मुझे अपनी गिरफ़्त में ले लिया और मैं आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाते हुए किचन की तरफ बढ़ा। जहाँ किचन में आयशा ने पानी चढ़ा लिया था चाय के लिए, मैं उसके पीछे खड़ा हो गया था। मेरी आहट महसूस करते हुए एकदम पलट के मेरी तरफ मुड़ी और मुझे अपने इतने करीब देखकर बोली, आप बैठें, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। तो मैंने एकदम मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया, तो वो डर गया। तो वो डर गई। कमाल भाई, मेरा हाथ छोड़ें, वो आहिस्ता से बोली। मैंने उसे फ़ौरन बाजू से खींचा और ज़बरदस्ती कमरे में ले गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो एकदम परेशान होकर मेरी तरफ देखने लगी। कमाल भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? ये कौन-सा तरीका है? इससे पहले कि मज़ीद कुछ कहती, मैंने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। मेरे इस अमल को देखकर वो फटी-फटी मेरी तरफ देखकर चीखने लगी। तो मैंने उसके मुँह पर हाथ रखते हुए कहा, चीखो मत, तुम्हारे चीखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना तुम्हारी मदद करने के लिए कोई आएगा। तो वो रोते हुए बोली, ठीक है, मैं चीखें नहीं मारूंगी, लेकिन आप प्लीज़ दरवाज़ा खोल दें। तो मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगा और इंतहाई गुस्से से बोला, दरवाज़ा खोल दूँ ताकि तुम यहाँ से आराम से चली जाओ और तुम्हारा मंगेतर तुम्हें आकर हासिल कर ले? मैं उससे पहले तुम्हें किसी के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर मैं इंतहाई अंदाज में हंसने लगा। तो वो खौफनाज़ा नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। किस कदर घटिया बात कर रहे हैं आप। आपकी सोच इतनी गंदी है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तो हमेशा आपको भाई की नज़र से देखा है, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे तो कभी पता ही नहीं ना चल सका। अभी भी आप पर एतबार करके मैं अंदर आ गई, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था।
अगर भरोसा ना होता तो मैं कभी भी यूँ अंदर नहीं आती और आपके लिए चाय ना बनाती। आपने मेरे भरोसे को तोड़ा है, इसकी सज़ा आपको दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी। तो मैंने एकदम से उसको बेड पर धकेल कर कहा, मुझे क्या सज़ा कहाँ मिलेगी वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें किसी का होता हुआ नहीं देख सकता, बस इतना याद रखो। तो वो एकदम से रो पड़ी और अल्लाह का वास्ता देकर बोलने लगी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, ऐसा मत करें। लेकिन मैंने उसका दुपट्टा खींच लिया और जो ही उसके ऊपर झुकने लगा, ए अल्लाह मुझे रुस्वा होने से बचा ले, ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है, मैं जीकर क्या करूँगी। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि मैं एकदम पीछे हट गया, लेकिन वो आंखें बंद कर मुसलसल रोए जा रही थी। मैं शदीद परेशान हो गया। वो एकदम उठी और दरवाज़े की तरफ दौड़ने लगी और हैंडल ज़ोर-ज़ोर से घुमाने लगी, क्योंकि दरवाज़ा मैंने चाबी से लॉक किया हुआ था और चाबी मेरी जेब में थी। तो वो एकदम घबराते हुए नज़रों से मेरी तरफ देखते बोली, दरवाज़ा खोल दे कमार भाई, मैं इतनी चीखें मारूंगी कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उसकी धमकी सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। तो मैं बोला, ठीक है मारो चीख, मैं भी देखता हूँ कि कितना चीखोगी। वो एकदम मुझे समझाते हुए बोली, देखें अभी बात मेरे और आपके दरमियान में है, लेकिन अगर मेरी इज़्ज़त पर ज़रा सी भी आँच आई तो आपकी भी तो बहन है और ये दुनिया मखाफात अमल है। आज आप मेरे साथ बुरा करेंगे तो कल आपके साथ बुरा होगा। तो उसकी बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया और फिर उसके आंसू देखकर मेरा गुस्सा एकदम से गायब हो गया। लेकिन मैं जो ही उसके करीब गया तो वो सहम गई, मुझसे दूर रहें, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इल्तिजा भरी आवाज़ में उससे कहा, देखो आयशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था मैं उसी वक्त अपना दिल हार बैठा था। मेरा मकसद तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करना नहीं है। तो वह एकदम चीख कर बोले, मोहब्बत करने वाले यूँ जिस्म की तलब नहीं करते। मुझे कमरे में बंद करके मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो और कहते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या यही है आपकी मोहब्बत? आपके मुँह से ये लफ्ज़ अच्छे नहीं लगते। बेहतर होगा कि इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल आप ना ही करें तो बेहतर है। तो मैंने गुस्से से उसकी बाजू पकड़ी और कहने लगा, जब तुम मेरे जज्बात नहीं समझती तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। तुम जिस मंगेतर का 5 साल से इंतज़ार कर रही हो, क्या ख़बर वो तुमसे शादी करने के बाद तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दे और फिर से वापस चले जाए। क्या पता उसने दूसरी शादी कर ली हो। तुम अगर मुझसे वादा करो कि तुम ये मंगनी तोड़ दोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तो मैं तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी जान दे दूँगा। तो वो मेरी तरफ देखकर मुझ बोली, मोहब्बत में सौदेबाजी नहीं होती, ये दिल की बात है। मेरा 5 साल का इंतज़ार है और मैं शाकिर से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वो इस साल आ रहा है और मुझे साथ ही लेकर जाएगा। इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाइए और दरवाज़ा खोल दीजिए। तो मैं बेहद धर्मी पर उतर आया और उसका बाजू पकड़कर बोला, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये दरवाज़ा खुल जाए। और जो ही मैं उसके करीब जाने लगा तो एकदम मेन गेट पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। तो मैं हक्का बक्का रह गया और फिर मैंने आयशा को देखकर कहा, तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ और ख़बरदार किसी से भी कोई बात की, तुम्हारी खैर नहीं होगी। तो वो एकदम रोने लगी और रोते रोते बोली, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊँगी, क्योंकि ज़ोया को भी कुछ नहीं बताऊँगी, बस मुझे यहाँ से जाने दो। तो मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोला और पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया और फिर मैंने मेन गेट खोला तो सामने अब्बू, अम्मी और ज़ोया खड़े थे। अब्बू मुझे देखकर हैरान हो गया, क्या बात है, घोड़े गधे बेचकर सो रहे हो? कुछ बाहर की भी खैर खबर रखा करो, कितनी देर से खड़े हैं बाहर और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। अम्मी और अब्बू अंदर चले गए, जबकि ज़ोया मेरे चेहरे को गौर से देखने लगी और फिर आहिस्ता से बोली, क्या बात है भाई, सब खैर तो है? आपका रंग क्यों उड़ा हुआ है? तो मैंने बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, तबीयत को क्या हो गया? तो मैं एकदम चौंक के बोला, यार बोला तो है तबीयत ठीक नहीं है, हर बात का मतलब समझना ज़रूरी होता है क्या? अपने काम से काम रखो। तो वो एकदम हैरान हो गए कि मैं इतने गुस्से में क्यों आ रहा हूँ। अचानक अम्मी की चीखने की आवाज़ आई, अरे ये क्या हो रहा है किचन में? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? फिर मैं और ज़ोया दौड़कर किचन में गया तो देखा चाय वाली देचकी चूल्हे पर चढ़कर स्याह हो गई थी और चूल्हे की फ्लेम भी काफ़ी बुलंद थी। अम्मी मेरी तरफ मुड़ी और बोली, ये सब क्या है कमाल, तुमने ऊंचा चूल्हा खोल कर रखा है कि सारी देचकी काली कर दी है? गोया तुम चाय बना रहे थे? तो फिर तुम क्या किचन में खड़े थे तो तुम गेट पर हम दस्तक होने की आवाज़ नहीं आ रही थी?
ओफ़ो अम्मी, इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई, बंद कर दिया चूल्हा। और फिर आगे बढ़कर मैंने चूल्हा बंद किया और लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। और फिर अम्मी और ज़ोया अपने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगी। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कह रहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तबीयत ठीक नहीं है तो मतलब ये है कि इंसान इतना लापरवाह हो जाए कि चूल्हे पर देचकी रख कर ही भूल जाए। तो एकदम ज़ोया की नज़र हेयर बैंड पर पड़ी और वो झटक कर हेयर बैंड को हाथ में ले लिया और अपने दुपट्टे के नीचे छुपा लिया ताकि अम्मी की नज़र ना पड़े। फिर वो मेरे कमरे में आई तो मैं एकदम से बोला, अब क्या बात है ज़ोया, जाओ थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। वो इंतहाई बेतासुर लहजे में बोली, आयशा यहाँ हमारी गैर मौजूदगी में आई थी क्या? उसके इस गैर मौके सवाल पर मैं चौंक गया और एकदम उठकर बैठ गया। क्या मतलब? जो मैं पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दें। मैंने आपसे सीधा सीधा सवाल किया है। अगर आप कहें तो मैं दोबारा दोहरा दूँ? तो मैं घबरा सा गया और फ़ौरन इनकार में सर हिलाकर बोला, आयशा का भला क्या काम? तुम्हारी गैर मौजूदगी में भला वो यहाँ क्यों आएगी? तो फिर इस हेयर बैंड का किचन में क्या काम है, आप मुझे बता सकते हैं? ये हेयर बैंड मैंने ही आयशा को कल रात को दिया था क्योंकि उसको मेरा ये हेयर बैंड बहुत पसंद आया था। तो मैं ये उसे देकर आई थी फौतगी जाने से पहले। इसका मतलब वो हमारे जाने के बाद वो आई थी और किचन में हम हेयर बैंड भूल कर चली गई क्योंकि मैं जाने से पहले किचन को बहुत अच्छे से साफ़ करके गई थी। अब आप मुझे असल बात बता दें तो बेहतर होगा। अभी तो मैंने अम्मी से हेयर बैंड छुपा लिया लेकिन खुदा न खास्ता अम्मी को किसी और ज़रिए से पता चल गया कि हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ पे कुछ हुआ है तो यकीन करें इस घर में रहना आपको मुहाल हो जाएगा। अब्बू आपको एक सेकंड के लिए भी घर में नहीं रखेंगे और मैं भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकूँगी। तो मैंने गुस्से से उसकी देख कर कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? जब मैंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर तुम यकीन क्यों नहीं कर लेती? तो आखिर ये हेयर बैंड आसमान से उतरा है, ये आयशा के पास ही था, इसका किचन में क्या काम है? तो ये तुम आयशा से जाके पूछो, मुझसे नहीं। और अब तुम कमरे से निकल जाओ वरना मुझसे कुछ सुन लोगे। मेरी बात सुनकर वो पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चले गई। तो मैं एकदम उठ के बैठ गया और परेशान हो गया क्योंकि ये हेयर बैंड तो आयशा के हाथ में था जब वो आई थी और मुझे अच्छी तरह से याद था कि वो अपने बाजू से उतार कर किचन में रखा था। फिर उसे वहाँ से उठाने का मौका ही नहीं मिला था और ना ही मुझे याद था, वरना मैं उसे उठाकर इधर उधर कर लेता ताकि ज़ोया को शक ना पड़ता। ज़ोया मेरी तरफ से ठीक ठाक मुत्तफ़िल हो गई थी और थोड़ी देर बाद वो अम्मी की इजाज़त लेकर ऊपर जाने लगी। तो मैंने एकदम उसे गुस्से से रोक लिया। कहाँ जा रही हो तुम? आयशा के पास, उसने धीमी आवाज़ में कहा, ये जानने के लिए कि हमारी गैर मौजूदगी में ये हेयर बैंड हमारे किचन में क्या कर रहा था। तो मैंने उससे डांट कर कहा, ख़बरदार, ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से नीचे बैठो। और अब मैंने सुना कि तुम आयशा से मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो मेरे गुस्से को देखकर एकदम से डर गई। मैं जानता था मैं ज़्यादा देर ज़ोया को रोक नहीं पाऊँगा। वो आज नहीं तो कल ज़रूर आयशा से मिलेगी। ये आयशा खुद ही उससे कुछ न कुछ बता देगी। मैं अब ठीक ठाक परेशान होने लगा था कि करूं तो करूं क्या, लेकिन मुझे ये भी इत्मीनान था कि मैंने चाह कर भी आयशा के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। अल्लाह ने मुझे ऐन वक्त पर हिदायत दे दी थी। अगले दिन ज़ोया आयशा से मिलने के लिए उसके घर गई और उसे ख़ास तौर पर हेयर बैंड के बारे में पूछा तो वो सिरे से ही मुकर गई और उसने कहा कि मैंने बालकनी में रखा था, शायद हवा से उड़ के तुम्हारे सहन में गिर गया हो और कमाल भाई ने उठाकर किचन में रख दिया। पता नहीं वो आयशा की बात पर मुतमईन हुई थी कि नहीं, लेकिन वो जब नीचे आई तो काफ़ी मुतमईन थी और मुझसे माज़रत करते हुए बोली, भाई खफा ना हो, मैंने आप पर खामखा शक किया, लेकिन मैं जानती थी कि मेरा भाई बहुत ही अच्छा इंसान है। वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मेरी आँख झुक जाए। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ? तो कहने लगी, आयशा ने बालकनी में अपना हेयर बैंड रखा था तो वहाँ से सहन में गिरा होगा, तो क्या आपने उठा लिया था? तो मैंने उसकी तरफ बहुत गहरी नज़रों में उससे देखा और आयशा के स्टेटमेंट पर सर हिलाया तो वो एकदम खुशी से मेरे बाजू से आ लगी। मैं जानती थी कि मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन आयशा का ये एहसान मेरे रूह को घायल कर दिया कि इतनी अच्छी लड़की मेरे गुनाहों की भेंट चढ़ जाती तो मैं शायद खुद को सारी ज़िंदगी कभी माफ़ ना कर पाता। कुछ दिन बाद मैंने फिर भी कभी भी आयशा को बहुत दिन गुजर गए, लेकिन कभी भी मैंने आयशा को अपने घर आते हुए नहीं देखा। इस आयशा को क्या हुआगा? पहले तो हमारे घर आती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो अम्मी ने उसे समझाया
होगी उसकी कोई मसरूफियात, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस बात को ज़हन में रखो कि वो हमारे मालिक मकान है, इसीलिए उनके साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं आती तो तुम भी कोशिश करो कि कम जाया करो। क्या ख़बर वो तुम्हारे जाने से तंग होती हो, और दूसरा उसकी शादी भी तो नज़दीक है, हो सकता है वो अपनी शादी की तैयारियों में मगन हो। तो ज़ोया कहने लगी, अम्मी उसकी शादी का तो दूर दूर तक असरात दिखाई नहीं देते। आंटी का चेहरा बहुत परेशान रहता है और आयशा भी सूख सूख कर कांटा बनती जा रही है। मैं उससे जब भी पूछती हूँ तो वो मुस्कुरा देती है, हालांकि वो कह रही थी कि उसका मंगेतर ने आना है, अभी तक तो नहीं आया। क्या खबर उसकी वजह से परेशान हो? तो अम्मी ने एक दुखी लहजे में कहा, इसीलिए लंबी मंगनियों पर मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि वो परेशानी का बायस बनती हैं। लेकिन अल्लाह खैर करे, यतीम बच्ची है, सर पर बाप का साया नहीं है और माँ भी ठीक नहीं रहती। बस दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो दिल ही दिल में मैं अम्मी की दुआ पर आमीन कर दिया, क्योंकि मैं वाकई दिल से चाहता था कि आयशा जो अपनी ज़िंदगी में चाहती है कि वो उससे मिल जाए। ये तकरीबन आधी रात का वक्त था कि अचानक आयशा रोती पिटती हमारे घर आई। मैं उस वक्त जाग रहा था और जो ही मैंने लाउंज में दरवाज़ा खोला तो उसने मेरी तरफ देखा। उस दिन का खौफ उसकी आंखों में दोबारा से उतर आया था। तो मैं एकदम आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटकर खड़ा हो गया और पूछा, क्या बात है, सब खैरियत है? तो वो कहने लगी, अंकल और आंटी कहाँ हैं? तो मैंने कहा, वो तो अंदर सो रहे हैं, तुम कहती हो तो उठा देता हूँ। कहने लगी, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बेहोश है, किसी तरह एम्बुलेंस मंगवा दें, अम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाना है। तो मैंने उनसे कहा, परेशान ना हो, मैं लेकर जाता हूँ। फिर मैं अम्मी अब्बू को आवाज़ें देता हुआ अंदर चला गया। तो अम्मी अब्बू और ज़ोया आयशा के साथ ऊपर वाले पोर्शन में चले गए। मैंने फटाफट एम्बुलेंस मंगवाई और आंटी को उठाकर एम्बुलेंस तक लेकर गया। फिर मैं, अब्बू और आयशा तीनों आंटी के साथ एम्बुलेंस में बैठकर तकरीबन 15 मिनट में ही हॉस्पिटल पहुंच गए। आंटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उन्हें फ़ौरन आईसीयू में ले जाया गया। आयशा तो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तो अब्बू ने आयशा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा क्यों रो रही हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम कोई अकेली थोड़ी हो, तुम्हारी अम्मी जल्द ही ठीक हो जाएंगी, बस तुम उनके लिए दुआ करो। तो अब्बू के सीने से लगकर पूरी तरह रोने लगी, अंकल मेरा कोई भी नहीं है इस भरी दुनिया में, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो उसके बाद सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखें नम हो गई कि मैंने कितनी प्यारी लड़की को खामखा अपनी तरफ से खौफजदा कर दिया था। वो तो खुद भी अपने हालात की मारी हुई थी। मुझे इतना अफसोस हुआ कि मेरा दिल कर रहा था मैं अपने आप को मार डालूं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया और बोला, आपका पेशेंट खतरे से बाहर है, थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। तो आयशा खुशी से फिर से रोने लगे। थोड़ी देर बाद मैं और आयशा जब आंटी के कमरे से निकलने लगे तो मैंने आयशा को रोका और कहा, मैं उस दिन के लिए तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। तो वो एकदम से बोली, मैंने आपको माफ़ किया। वो ये कहकर आगे बढ़ गई तो मेरे दिल पर भी जो बोझ था वो एकदम से गायब हो गया। इतने में डॉक्टर ने हम सबको दोबारा से अंदर बुलाया कि आपकी पेशेंट आप लोगों को बुला रही है। तब हम सब फिक्रमंद होकर दोबारा से आंटी के पास गया तो आंटी ने हमको देखकर कहा, भाई साहब मुझे अपनी ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं रह गई। इसके मंगेतर ने इसके साथ धोखा किया, वहाँ बाहर ही उसने किसी गोरे के साथ शादी कर ली है और मंगनी ख़त्म कर दी है। लेकिन मैं आपसे झोली फैलाकर एक दरख्वास्त करती हूँ, आप कमाल से मेरी बेटी का निकाह कर दीजिए ताकि मैं सुकून से मर सकूँ। तो मैंने परेशान होकर आयशा की तरफ देखा जिसके चेहरे पर इत्मीनान था कि उससे मेरे रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। तो मेरे दिल अंदर ही अंदर अल्लाह का लाख शुक्र अदा करने लगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, लास्ट में दोनों की शादी हो गई थी।